हेलो बच्चों, वेलकम बैक। वो थोड़ा सा बिज़ी था तो इसलिए इनएक्टिव था यूट्यूब पे, बट इंस्टाग्राम पे मैं डेली अपलोड करता रहता हूँ अपने लेटेस्ट क्वेश्चंस। आज जो वापस को एक वीडियो अपलोड करना है मुझे, वो एक जो CBSE ने लेटेस्ट सैम्पल पेपर इशू किया है, थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा लेवल भी डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रीवियस सैम्पल पेपर्स कह सकते हैं, या प्रीवियस पेपर्स कह सकते हैं ईयर्स में जो आए हैं। उसको डिस्कस करते हैं, सेक्शन वाइज डिस्कस करूँगा। पेपर का पैटर्न वही है कि 3 सेक्शन होंगे आपके, 2 मार्कर क्वेश्चन, 3 मार्कर, 4 मार्कर, और फिर उसके बाद केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। पैटर्न वही रहेगा, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा डिफरेंट है। तो एक बार डिस्कस करते हैं सेक्शन ए में किस टाइप के क्वेश्चन हैं। थोड़े से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एक बार देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास एक इक्वेशन है जिसमें इंटीग्रेशन ऑफ Fy dy इज इक्वल टू सम फंक्शन दे रखा है हमें, और हमसे बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ Fy। तो हमें पता है इंटीग्रेशन को हम एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। तो इसका मतलब है अगर मैं इस इक्वेशन का डिफरेंशिएट कर दूं, मतलब इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दूं, तो ऑन डिफरेंशिएटिंग किसके रिस्पेक्ट में है, ये y के रिस्पेक्ट में। तो अगर मैं दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू y, तो इस साइड हमारे पास आ जाएगा Fy, और उधर हमें जो भी फंक्शन डेरिवेटिव लेके आएगा वो हमारा Fy हो जाएगा। और हमसे क्वेश्चन में यही पूछा हुआ है कि Fy निकालिए, तो हमें इसका डेरिवेटिव लेना। तो लॉग का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एंगल, तो इस पर लाइक का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन y प्लस 1/y। और फिर उसके बाद हम एंगल का डेरिवेटिव लेते हैं, तो y का डेरिवेटिव 1 और 1/y का माइनस वाई स्क्वायर। क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो साथ में d/dx लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास Fy जो आ जाएगा वो आ जाएगा, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा y, एलसीएम लेंगे जब हम यहाँ पे, तो y अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर। तो वाई वाई कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा फाइनल Fy जो हमें चाहिए वो आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 1 वाई स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई। तो बेसिकली ये एंटी डेरिवेटिव का एप्लीकेशन था, राइट। जो इसका ऑल्टरनेटिव है वो तो और भी इजी क्वेश्चन है। और देखें यहाँ पे हमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए कॉस ए होल डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। अब एक अप्रोच तो हमने ना ऐसी कोई की हुई है जिसमें कॉस स्क्वायर अगर होता है या साइन स्क्वायर डिनोमिनेटर में होता है तो वी डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर है। बट एक चीज़ याद रखिएगा कि ना, ध्यान से देखें तो आपको ये नोट करके चलना है, हमेशा याद रखिएगा, आगे भी काम आएगा कि कॉस स्क्वायर ए का डेरिवेटिव और साइन स्क्वायर ए का डेरिवेटिव साइन 2a की फॉर्म में आता है, और ऊपर साइन 2a का फॉर्मूला बन रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ देखूँगा कि नीचे वाली जो टर्म है उसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि उस फॉर्म में है। तो हमने क्या किया, इसका डेरिवेटिव निकाला। तो डेरिवेटिव ऑफ दिस विल बी 2 इंटू 2 कॉस ए एंड इंटू डेरिवेटिव कॉस ए माइनस साइन ए। तो वी हैव माइनस 4 साइन ए कॉस ए, और इस डेरिवेटिव में हमारे पास साइन ए और कॉस ए वेरिएबल वाली टर्म है, सिर्फ कांस्टेंट टर्म मिसिंग है। तो मैं क्या करूँगा, -1/4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब मेरे को क्या मिल गया, ये ऊपर मिल गया डेरिवेटिव और नीचे मिल गया उस वाले फंक्शन का जिसका डेरिवेटिव है वो वाला फंक्शन। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, f'(x) अपॉन fx इज़ ऑलवेज रिजल्टेड इनटू log fx। तो हम यहाँ पे हम log fx वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा I इज इक्वल टू -1/4 log ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये फॉर्मूला लिख के हम इसको कर सकते हैं। तो 2 मार्क का क्वेश्चन है, ज़्यादा लेंथी नहीं है, नहीं तो आप सब्स्टिट्यूशन करके भी दिखा सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन पे बेस्ड है। यहाँ पूछा गया है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या आएगा और डिग्री क्या होगी, राइट। तो हमें याद रखना है कि जो फंक्शन जो डेरिवेटिव होता है उसका ऑर्डर होता है हाईएस्ट डेरिवेटिव अपीयर इन द इक्वेशन। तो यहाँ पे एक फर्स्ट डेरिवेटिव आ रहा है dy/dx, और यहाँ पे एक थर्ड डेरिवेटिव आ रहा है। तो इसका मतलब है इस वाली डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा, द ऑर्डर विल बी 3, बिकॉज 3 इज द हाईएस्ट डेरिवेटिव अपीयर इन दिस इक्वेशन। अब प्रॉब्लम आती है कि इसका डिग्री क्या हुआ, इसका डिग्री क्या होगा।
डिग्री जनरली होता है द पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव। देखा जाए तो यहाँ पे कुछ बच्चे इसका आंसर 2 लिख सकते हैं, बट हमें ध्यान रखना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डेरिवेटिव है कभी भी उस एंगल में नहीं होना चाहिए, कभी भी डेरिवेटिव की पावर रेशनल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा है तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन डेरिवेटिव्स की टर्म में पॉलिनोमियल नहीं है, और ऐसे केस में हम डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते। तो सेम चीज़ यहाँ हो रही है। अगर आप ध्यान से देखो, जो हमारा डेरिवेटिव है वो पहली बात एंगल में आ रहा है और दूसरा वो भी साइन के एंगल में आ रहा है, तो इस केस में डिग्री डिफाइन नहीं होती। तो हम कह देंगे डिग्री डज नॉट डिफाइंड या डज नॉट एग्जिस्ट या सिंपली नॉट डिफाइंड। और इसका रीज़न पूछेंगे आप क्या है, वाई इट इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि हम बोला गिव रीज़न, तो आप कहेंगे बिकॉज दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ नॉट इन दी पॉलिनोमियल फॉर्म इन टर्म्स ऑफ वाई डैश के टर्म्स में ये पॉलिनोमियल नहीं बन रहा है। थर्ड क्वेश्चन बहुत ही आसान है। यहाँ से पूछा गया ये वेक्टर कोलिनियर है, तो कोलिनियर वेक्टर है तो इनमें पी और क्यू निकालना है। तो इसकी एक अप्रोच तो ये हो सकती है कि आप इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लें और इसको जीरो के इक्वल रख दें, क्योंकि कोलिनियर में क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, राइट। दूसरा इजी मेथड क्या है कि हमें ध्यान रखना है कि अगर दो वेक्टर कोलिनियर हैं तो वो प्रोपोर्शनल होंगे। प्रोपोर्शनल का मतलब उनके जो कंपोनेंट हैं, यानी ith कंपोनेंट का जो रेशियो है वो ही jth कंपोनेंट का रेशियो होगा और वो ही kth कंपोनेंट का रेशियो होगा। तो यहाँ पे 3/-6 माइनस p/14 और 5/q सेम रेशियो में होंगे। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो -1/2 इज इक्वल टू -p/14। तो यहाँ से p हमें मिल जाएगा 7, और हम जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हम कहेंगे -12 शुड बी इक्वल टू 5/q, और q मिल जाएगा हमें -10। तो हमें p और q तो चाहिए था, तो हमने वो निकाल दिया, राइट। अगला क्वेश्चन जो है फोर्थ भी इसी कंसेप्ट पे है। हमसे बोला गया है कि ए बी और सी डी दो लाइन है और वो पैरेलल लाइंस है, तो हमें पी की वैल्यू बताओ। तो जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उनके डी आर प्रोपोर्शनल होते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, डी आर निकालेंगे ए बी का, और एक लाइन अगर 2 पॉइंट से पास करती है तो डी आर निकालते हैं उन दोनों का डिफरेंस लेके। तो ए बी का डी आर क्या आ जाएंगे, हम किसी में भी किसी को माइनस कर सकते हैं, क्योंकि वेक्टर की डायरेक्शन होती है। अगर ए बी वेक्टर होता तो बी में से को माइनस करते हैं, बट अगर लाइन दी है तो लाइन की कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो हम ए से में से भी बी को माइनस कर सकते हैं और बी में से भी ए को। तो डी आर क्या हो जाएंगे ए बी के, -2 -1 3 -3 0 -1 -2, तो -3 आ गए। अब डी आर ऑफ सी डी लेते हैं। सी डी के लिए हो जाएगा आपके पास -2 -5, तो +3 हो जाएगा, -4 0 हो जाएगा, और 3 - p हो जाएगा। अब हमने बोला कि अगर ये पैरेलल है तो रेशियो सेम रहेगा, तो जीरो का तो जीरो से एज इट इज छोड़ देते हैं, क्योंकि 0/0 तो नॉट डिफाइन होगा। हम ये देख लेते हैं, यानी -1/3 का जो रेशियो होगा वो -3/3 - p होगा। माइनस से माइनस कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 - p = 9 हो गया, और p की वैल्यू हमारे पास -6 आ जाएगी। और आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पे -6 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 9। तो बेसिकली एक तरह से नेगेटिव ट्रिपल होना चाहिए, तो नेगेटिव ट्रिपल हो रहा है, तो p की वैल्यू -6 आ जाएगी। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। अगर हम फोर्थ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो यहाँ पे लिखा है कि भवानी इज गोइंग टू प्ले अ गेम ऑफ चेस अगेंस्ट वन ऑफ द 4 ओपोनेंट्स। तो पहले उसको गेम खेलने के लिए पहले एक ओपोनेंट को सेलेक्ट करना पड़ेगा, और ओपोनेंट को सेलेक्ट करने के लिए चांसेस जो है बिल्कुल बराबर है। और वो कह रहा है कि जब भवानी गेम खेलती है तो उसके हारने की जो प्रोबेबिलिटी है वो किसी एक दिन में हाफ आती है। तो हारने का मतलब कि वो ओपोनेंट 1 के साथ भी प्ले कर सकती है और वहाँ हार सकती है, यूँ क्योंकि हारने के चांसेस दे रखे हैं। सेकंड के साथ भी खेल के हार सकती है, थर्ड के साथ भी, फोर्थ के साथ भी। तो हम क्या करेंगे कि अगर वो ओपोनेंट 1 से हारती है या हारता है भवानी, तो उसको पहले उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, और सेलेक्ट करने के लिए उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4, क्योंकि हर ओपोनेंट को वो सेलेक्ट कर सकता है। और यहाँ पे हारने की प्रोबेबिलिटी है 12/100। ऐसी नेक्स्ट वाला जो है वहाँ पे हारने की प्रोबेबिलिटी है 60/100। ऐसी नेक्स्ट वाले को अगर चूज़ करते हैं तो 1/4 × x/100, और ऐसे ही 1/4 × 84/100। और ये जो हारने की प्रोबेबिलिटी है इट इज़ गिवन दैट कि हाफ है।
तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि कैंसल आउट वगैरह नहीं करते, कॉमन लेके चले जाते हैं। तो 400 सबसे कॉमन लेके 4 × 100 उधर चला जाएगा। तो 400 को जब 2 हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 200, इधर आ जाएगा 12, इधर आ जाएगा 60, इधर आ जाएगा x और इधर हो जाएगा 84। तो 84 एंड 12 हो गए 96, 96 और 60 हो गया हमारे पास 6, 156। 156 को इसमें से माइनस कर देंगे तो 200 में से 156 जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 44। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 44, यानी ओपोनेंट 3 के साथ हारने की प्रोबेबिलिटी 44% हो जाएंगी। अब पूछा क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ भवानी टू बी लूजिंग द गेम व्हेन पेयर्ड अगेंस्ट द ओपोनेंट। हो सकता है इसका आंसर आप 44% लिख दें, ठीक है, बट यहाँ पे पेयर की बात भी कर रहा है, व्हेन पेयर्ड। तो पेयर्ड होने के लिए पहले प्रोबेबिलिटी होगी 1/4, तो इसका आंसर आना चाहिए हमारा 1/4 इंटू 44/100। तो हमारे पास 11/100 इसका आंसर आना चाहिए, क्योंकि पहले पेयर होने के लिए इस ओपोनेंट को सेलेक्ट करना पड़ेगा और ओपोनेंट को थर्ड ओपोनेंट को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/4। तो इसका आंसर आ जाएगा 11/100। इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ लिखित कि आर्टरी में गेम टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है और हरीश के हिट करने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है। इफ़ बोथ ऑफ देम शूट द एरो, प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो किसी से भी हिट नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है कि ना तो वो हिट लिखित से हुआ, ना ही वो हरीश से हिट हुआ। तो इसका मतलब है इंडिपेंडेंट इवेंट है, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट ट्राई कर रहे हैं। तो इसका मतलब लिखित के ना टारगेट हिट करने की प्रोबेबिलिटी और हरीश के ना हिट करने की प्रोबेबिलिटी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर लिखित के हिट करने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है तो इसके ना हिट करने की प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे, 1 में से 2/3 माइनस कर देंगे 1/3। ऐसे इसके ना हिट करने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, 1 में से इसके हिट करने की प्रोबेबिलिटी माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 1/4। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/3 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 1/12। तो दोनों टारगेट को हिट नहीं कर पाएंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/12, क्योंकि दोनों ने हिट किया है और हमसे पूछा था व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टारगेट इज नॉट हिट बाय ईदर ऑफ देम। तो ये सेक्शन ए के 6 क्वेश्चन थे जो 2 मार्क करके थे। जल्दी ही मैं बाकी सेक्शन भी अपलोड कर दूंगा और उसके बाद कुछ बच्चों के डाउट्स हैं कि वेक्टर के नोट्स अपलोड करिए, तो वेक्टर के भी जो ट्यूटोरियल है फाइनल्स पेपर से पहले मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा ताकि आप वेक्टर्स में भी परफेक्ट हो जाए। ठीक है बेटा, थैंक यू।